Hello everyone, welcome to Inklings English classes. In this video we are going to discuss the play The Hairy Ape by Eugene O'Neill. So at first we are going to take a look at the important characters of the play, then we are going to discuss the detailed summary of the play, and finally we will discuss the themes of the play. So if you haven't yet subscribed our channel, do subscribe the channel and hit the bell icon so you never miss any update or notification. The Hairy Ape is a 1922 expressionist play by American playwright Eugene O'Neill. It was first produced by Provincetown Players on March 19, 1922 in New York. The play has been subtitled A Comedy of Ancient and Modern Life. It is an expressionist tragicomedy of modern industrial unrest. The action of the play moves forward rapidly through 8 short, abrupt scenes. So before discussing the plot of the play, let's have a look at the major characters of the play. So our first character is Bob Yank Smith. Yank is a stoker or a fireman on a transatlantic liner. He is a leader among other workers. He is proud of his strength and asserts that it is his energy on which the ship and the passengers ultimately depend. The play follows his quest to find a sense of belonging in modern industrial society. Our next character is Paddy. वह एक बूढ़ा और समझदार आयरिशमैन है जो कि यांग के साथ ही शिप पर काम करता है. He is also a stoker aboard ओशियन लाइनर. पैडी जो कि एक शराबी है वह सोचता है कि स्टोकर्स से स्लेव लेबर करवाई जाती है. वह अपने पुराने दिनों को याद करता है जब वह क्लिपर शिप पर था जहां वह पूरी तरह से आज़ाद था. सो आवर नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ लॉन्ग. ही इज़ अ फायरमैन अबोर्ड द ओशियन लाइनर. वह मार्क्सवाद की बातें करता था. लॉन्ग यांग को यह प्रूव करने के लिए न्यूयॉर्क सिटी लेकर जाता है कि अपर क्लास के सभी लोग एक जैसे ही होते हैं. Our next character is Mildred Douglas. She is a rich, anemic 20-year-old daughter of the owner of Nazareth Steel. मिल्ड्रेड अमीरी में पली बड़ी है, इसलिए उसे वर्क और हार्डशिप यानी मेहनत की कोई खास समझ नहीं है. वह गरीबों के बारे में जानने के लिए सर्विस प्रोजेक्ट्स चलाती है. मिल्ड्रेड की यांग के प्रति रिएक्शन यांग को अपनी लोअर सोशल क्लास के बारे में अवेयर कर देती है. द नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ मिल्ड्रेड्स आंट. शी इज़ अ स्टफी, फैट, मिडल एज्ड अरिस्टोक्रेटिक वुमन who is intensely critical of Mildred's involvement in social work. वह सोचती है कि मिल्ड्रेड की प्रेजेंस गरीबों को और भी ज़्यादा गरीब महसूस करवाती है. सेकंड इंजीनियर. He escorts Mildred Douglas into the stokehole. वह मिल्ड्रेड को वार्न करता है कि स्टोकहोल में उसकी वाइट ड्रेस खराब हो सकती है, लेकिन वह उसे इग्नोर कर देती है. Our next character is a guard. गार्ड उसी जेल में काम करता है जहां यांग को एक जेंटलमैन की बस मिस करवाने की वजह से रखा जाता है. The guard shoots water at Yank when he bends the bars of the cell back. Our next character is a secretary. He works at the IWW office in New York City. उसे लगता है कि यांग गवर्नमेंट के लिए काम करता है और वह एक जासूस है. And he throws him out in the street. Let's discuss the detailed summary of the play. प्ले की बिगनिंग एक क्रूज शिप ट्रांस अटलांटिक ओशन लाइनर के फोरकैसल से होती है. फोरकैसल्स में स्टोकर्स यानी फायरमैन शिप के इंजन में कोयला डालने का काम करते हैं. फायरमैन शिप के फोरकैसल में बैठे ड्रिंक कर रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं. शिप करीब 1 घंटा पहले न्यूयॉर्क सिटी से चला था और अभी शिप पर 7 दिन और निकलने वाले हैं. वहाँ मौजूद सभी व्यक्ति ताकतवर और मजबूत होते हैं. यांक जो कि सबसे ज़्यादा फियर्स लुकिंग यानी डरावना दिखता है, वह नीचे बैठा था. जब भी यांक बोलता था सभी शांत हो जाते थे. यांक बियर मांगता है तभी वहाँ पर मौजूद वर्कर्स उसे बियर दे देते हैं. यांक वर्कर्स का लीडर था.
यैंक और बाकी के वर्कर्स आपस में मजाक कर रहे होते हैं। इतने में उनमें से एक व्यक्ति खड़ा होकर घर और शिप के बाहर की दुनिया के बारे में बातें करने लग जाता है और इसी बात पर यैंक को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह उसे चुप हो जाने के लिए कहता है। इतने में लॉन्ग, जिसने कि बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी होती है, वह खड़ा होता है और मार्क्सिस्ट स्पीच देने लग जाता है। वह कहता है कि अगर यह शिप उनका घर है तो उनका यह घर एक नर्क मतलब हेल है और उन्हें इस नर्क में अपर क्लास के लोगों ने डाला है। यैंक उसे साल्वेशन आर्मी ज्वाइन करने की सलाह देता है। फिर कुछ देर बाद पैडी, जो कि एक समझदार ओल्ड मैन है, वह भी कहता है कि इस शिप पर उनकी लाइफ किसी नर्क से कम नहीं है। वह उस समय को याद करता है जब वह एक क्लिपर शिप पर था और वहाँ वह हर तरह से फ्री था। वह अपनी उस आज़ादी भरी ज़िंदगी को याद करता है जिसको उसने कभी इंजॉय किया था। वह कहता है कि उसके पास स्किल्स थी जिनकी वजह से उसकी वैल्यू थी, उसकी कद्र होती थी। यैंक उसे कहता है कि वह अपने पास्ट को याद करके रो रहा है और अपनी एनर्जी को भी वेस्ट कर रहा है। यैंक पैडी से कहता है कि वह मर चुका है क्योंकि वह अपने पास्ट के सपनों की दुनिया में जी रहा है। यैंक अपने काम को ग्लोरीफाई करता है और वह कहता है कि उसी की एनर्जी यानी शक्ति पर ही यह शिप और इसके पैसेंजर्स डिपेंड करते हैं। मिल्ड्रेड डुगलास और उसकी आंट इसी शिप के डेक पर बैठे मिल्ड्रेड के सोशल वर्क के बारे में डिस्कशन कर रही होती हैं। मिल्ड्रेड गरीबों की हेल्प करना चाहती है। मिल्ड्रेड पहले भी मैनहट्टन की लोअर ईस्ट साइड में गरीबों के साथ काम कर चुकी है और अब वह यूरोप में और सर्विस प्रोजेक्ट्स करने के लिए जा रही है। मिल्ड्रेड की आंट उसके इस काम को स्लमिंग कहती है और वो मिल्ड्रेड से पूछती है कि उसे यह समझ में नहीं आता कि मिल्ड्रेड इस काम को इंटरनेशनल लेवल पर क्यों करना चाहती है। मिल्ड्रेड की आंट उसे यह भी कहती है कि उसका यह काम गरीबों को उनकी गरीबी का और भी ज़्यादा एहसास करवाता है। मिल्ड्रेड और उसकी आंट अभी सेकंड इंजीनियर की वेट कर रही हैं जो कि उन्हें स्टॉकहोल्म में लेकर जाने वाला है। मिल्ड्रेड यह भी झूठ बोलती है कि उसके फादर, जो कि नज़ारत स्टील के ओनर हैं, उन्होंने उसे स्टॉकहोल्म में जाने की परमिशन दी है। जब सेकंड इंजीनियर वहां पहुंचता है तो वह देखता है कि मिल्ड्रेड ने वाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई है। वह मिल्ड्रेड को कहता है कि स्टॉकहोल्म में जाने से पहले उसे अपनी ड्रेस चेंज कर लेनी चाहिए क्योंकि स्टॉकहोल्म में कोयले की वजह से उसकी ड्रेस खराब हो सकती है। लेकिन मिल्ड्रेड उसे इग्नोर कर देती है और कहती है कि वह ऐसे ही स्टॉकहोल्म में जाएगी। स्टॉकहोल्म में यैंक और उसके साथी काम कर रहे होते हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है। यैंक सभी को काम करने के लिए एनकरेज कर रहा होता है। उसके साथी काम करते करते रुक जाते हैं क्योंकि अभी उनकी ब्रेक टाइम है। लेकिन ऊपर से कोई विसल बजाता है और वर्कर्स को काम करने के लिए कहता है। यैंक गुस्से में सभी स्टोकर्स को काम करने के लिए चिल्लाता है। यैंक को एहसास होता है कि वे लोग काम करते करते फिर से रुक गए हैं। वह उन पर गुस्सा करता है और गुस्से में जब वह पीछे मुड़ता है तो क्या देखता है कि उसके सामने एक ब्यूटीफुल लड़की वाइट ड्रेस पहने खड़ी है और यह कोई और नहीं बल्कि मिल्ड्रेड थी। मिल्ड्रेड यैंक को देखते ही डर जाती है और अपने साथ आए लोगों से उसे उस फिल्दी बीस्ट यानी गंदे जानवर के सामने से दूर लेकर जाने को कहती है। इतना कहते ही वह बेहोश होकर गिर जाती है। इंजीनियर्स उसे संभालते हैं और वहाँ से लेकर जाते हैं। उनके जाते ही फिर से सभी फायरमैन वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और यैंक को फिल्दी बीस्ट बोलकर उसका मजाक उड़ाते हैं। पैडी यैंक को कहता है कि मिल्ड्रेड उसे ऐसे देख रही थी जैसे कि वह कोई बड़ा हेयरी एप यानी बालों वाला बंदर हो। यैंक गुस्से में मिल्ड्रेड को ढूंढने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसे बाकी के फायरमैन रोक लेते हैं। प्ले के 5th सीन में हम देखते हैं कि लॉन्ग यैंक को न्यूयॉर्क सिटी के 5th एवेन्यू लेकर आता है। वह यैंक को यह दिखाना चाहता है कि अपर क्लास के सभी लोग मिल्ड्रेड जैसे ही होते हैं। वे सब लोअर क्लास के लोगों से नफरत करते हैं। अब यैंक यहाँ पर लोगों की अटेंशन अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है। ऐसा करने के लिए वह तरह तरह की हरकतें करने लगता है।
कभी जाकर लोगों से टकरा जाता है तो कभी किसी लड़की से जाकर बातें करने लग जाता है, लेकिन कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। फाइनली यांग को पुलिस अरेस्ट कर लेती है क्योंकि उसने अटेंशन पाने के चक्कर में एक जेंटलमैन की बस मिस करवा दी थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि यांग ब्लैकवॉल आइलैंड की जेल में बंद है और अपने साथी प्रिजनर्स से बातें कर रहा है। वह प्रिजनर्स को सब कुछ बताता है जो भी अब तक उसके साथ हुआ। अब ये प्रिजनर्स उसे कहते हैं कि अगर वह उस लड़की मिल्ड्रेड और उसके फादर की कंपनी से बदला लेना चाहता है तो उसे वॉबलिस या इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड को ज्वाइन करना होगा। प्रिजनर्स उसे बताते हैं कि जिस पिंजरे में वह बंद है वह भी मिल्ड्रेड के फादर की कंपनी ने ही तैयार किया है। तो यह जानने के बाद यांग को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो उस पिंजरे की सलाखों को तोड़ने लग जाता है, मगर वहाँ पर जो गार्ड्स होते हैं वो उसे ऐसा करने से रोक देते हैं। लगभग 1 महीना जेल में स्पेंड करने के बाद यांग उन प्रिजनर्स द्वारा बताई गई ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यानी IWW के लोकल ऑफिस में जाता है, मगर वहाँ पर जो सेक्रेटरी होता है वह भी उसे सरकारी जासूस समझकर रिजेक्ट कर देता है। यांग की रेडिकलिज्म एंड हिज प्रीऑक्यूपेशन विद द बिलोंगिंग मेक देम सस्पिशियस ऑफ हिम। वो यांग को बाहर गली में फेंकवा देते हैं। फिर यांग कैसे भी करके रात बिताता है और अगले दिन शाम को वो एक ज़ू में जाता है। वह एक चिड़ियाघर में जाता है। वहाँ वह एक गोरिल्ला को देखता है और उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करता है। वह उस गोरिल्ला के साथ सिंपैथाइज करता है क्योंकि उसे लगता है कि वो दोनों एक जैसे ही हैं। दे बोथ आर हेयरी एप्स। और यांग उसे उसके पिंजरे से बाहर निकाल देता है। वह खुद को उसके साथ इंट्रोड्यूस करवाने के लिए आगे बढ़ता है जैसे कि वह गोरिल्ला उसका दोस्त हो, लेकिन गोरिल्ला उस पर अटैक कर देता है और उसे जख्मी करके अपने पिंजरे में फेंक देता है, जहाँ पड़े पड़े यांग की मौत हो जाती है। So that's all about the summary of the play. Let's discuss the major themes around which the play revolves. Alienation and search for identity is the basic theme of Hairy Ape. यांग को अपनी शक्ति पर बहुत गर्व था। सभी स्टोकर्स यांग से डरते थे और उसकी हर बात मानते भी थे। वह मानता था कि शिप और उसके सभी पैसेंजर्स उसी की शक्ति पर डिपेंड करते थे, लेकिन मिल्ड्रेड उसे उसके सोशल स्टेटस से अवेयर करवा देती है। एंड यांग्स sense of security, his sense of belongingness, is soon shattered as he is confronted with Mildred Douglas, who looks at him as if he were an hairy ape and called him a filthy beast. यांग पूरी तरह अकेला पड़ जाता है। He just wants to know that he belongs, और इसी वजह से यांग को बहुत कुछ सहन भी करना पड़ता है। एंड में हम देखते हैं कि वो खुद को एक गोरिल्ला के साथ आइडेंटिफाई करता है, मगर वह भी उसे रिजेक्ट कर देता है। एंड यांग्स क्वेस्ट फॉर आइडेंटिटी एंड्स विद हिज डेथ। So that's it for this video. I hope you found the discussion helpful. If you found the video helpful, then do like it and share it with your friends. I'll be back very soon with a new video. Till then, stay tuned with Inklings English classes and don't forget to subscribe the channel.